आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने 16 साल चलाई एलपीजी एजेंसी, रिन्यू करवाते रहे कॉन्ट्रैक्ट। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में टोल वसूलने पर पहले हाँ फिर ना, ट्रंप की उलझन के क्या है मायने। पाकिस्तानी लड़की की जबरन शादी और हत्या के मामले में कोर्ट के फैसले पर इटली की पीएम मेलोनी बोली। यूक्रेन के सरप्राइज अटैक से सहमा रूस, रिफाइनरी ठप हुई तो भारत से मांगा पेट्रोल। रूस का कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला, यूक्रेन ने दी पलटवार की चेतावनी। इजराइल को बड़ा झटका, अमेरिकी सांसदों ने की फंडिंग कम करने की मांग। हॉर्मुज़ में टाइटैनिक की तरह दो हिस्सों में टूटा और डूबने लगा जहाज। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर सरकार का बड़ा फैसला, अचानक बढ़ा दिया ये टैक्स। हैवान का फर्स्ट लुक आउट, खूंखार दिखे अक्षय कुमार, सैफ अली खान। और 7 मिनट में बदला गेम, इंग्लैंड को हराकर लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना। देश में संवैधानिक पदों की गरिमा और सुचिता को तार तार करने वाला एक मामला सामने आया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे और बाद में मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने अपने 16 साल के कार्यकाल के दौरान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी चलाई, जबकि किसी भी जज को शपथ और अलिखित आचार संहिता के तहत सरकार, निजी पार्टियों, पीएसयू या कंपनियों के साथ कोई भी आर्थिक कॉन्ट्रैक्ट वाला बिजनेस या व्यापारिक संबंध रखना उनके लिए बहुत अनैतिक माना जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने 1986 में दिल्ली हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू की थी और मार्च 2008 में उसी कोर्ट में जज नियुक्त हुई। अक्टूबर 2023 में वे मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान युद्ध को लेकर ताजा डिमांड महज 24 घंटे तक ही बनी रही। इससे यह संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए असामान्य रास्ते की तलाश में है। सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने ईरानी शिपिंग पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी फिर से शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों, जिनमें अमेरिका के सहयोगी देशों के जहाज भी शामिल होंगे, उन्हें 20% शुल्क देना होगा। उन्होंने कहा कि यह शुल्क दुनिया के इस बेहद अस्थिर हिस्सों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की ओर से किए गए सभी खर्चों की भरपाई के लिए होगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपना बयान पलट दिया और इसके उलट बयान दिया। इटली की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 5 साल पहले अरेंज्ड मैरिज से इनकार करने पर पाकिस्तानी मूल की लड़की की हत्या के मामले में अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने लड़की के 5 रिश्तेदारों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। इटली में रहने वाली पाकिस्तानी मूल की 18 वर्षीय समन अब्बास की 2021 में इटली के नोवेलारा में उनके परिवार ने हत्या कर दी थी। समन ने पाकिस्तान में तय की गई शादी से इनकार कर दिया था। इटली की सर्वोच्च अपीलीय अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अब्बास के माता पिता नाजिया शाहीन और शब्बर अब्बास, उनके चचेरे भाइयों इजाज, इकराम और नुमानुल हक को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने उसके चाचा दानिश हसनैन की 22 साल की जेल की सजा भी कायम रखी। यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बेहद हैरान करने वाला ऐतिहासिक मोड़ आया है। दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों से एक रूस ने अपने देश में गहराते ईंधन संकट से निपटने के लिए भारतीय रिफाइनरियों से अतिरिक्त पेट्रोल आपूर्ति के लिए संपर्क किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल हमलों में रूस के रिफाइनिंग नेटवर्क को पहुंचे भारी नुकसान के बाद रूस में हाल के वर्षों का सबसे भीषण पेट्रोल संकट पैदा हो गया है।
इस संकट से उबरने के लिए रूस की दिग्गज तेल कंपनियों ने भारत की सरकारी और निजी दोनों तरह की रिफाइनरियों से संपर्क साधा है। रिपोर्ट के अनुसार रूस की प्रमुख ऊर्जा कंपनियां रोसनेफ्ट, गजप्रोम नेफ्ट और लुकोइल भारतीय रिफाइनरियों के साथ अतिरिक्त पेट्रोल आपूर्ति को लेकर बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक यदि समझौता होता है तो ईंधन की आपूर्ति सीधे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग कंपनियों के माध्यम से की जाएगी। रूस ने गुरुवार तड़के एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले के दौरान कई धमाकों की आवाजें सुनी गई, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम लगातार मिसाइलों को रोकने में जुटे रहे। यूक्रेनी वायुसेना ने चेतावनी दी है कि राजधानी पर और मिसाइल हमले हो सकते हैं, इसलिए लोगों से सुरक्षित बंकरों में रहने की अपील की गई। कीव की मेयर विताली को ने बताया कि शहर के पश्चिमी बाहरी इलाके में एक गोदाम मिसाइल हमले की चपेट में आ गया। वहीं इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का मलबा डीनीप्रो नदी के पूर्वी किनारे स्थित इलाके में गिरा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कम से कम 8 बैलिस्टिक मिसाइलें कीव की ओर दागी गई थी। इजराइल की मदद करना अमेरिकी सरकार को भारी पड़ता दिख रहा है। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका की राजनीति में हंगामा शुरू हो गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के आधे से ज्यादा डेमोक्रेटिक सांसदों ने इजराइल को दी जाने वाले 3.3 अरब डॉलर की सहायता राशि में कटौती करने के पक्ष में मतदान किया है। बुधवार को सदन में इस संशोधन प्रस्ताव पर मतदान हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 104 और विरोध में 314 वोट पड़े। हालांकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा खर्च विधेयक में इस संशोधन को जोड़ने के लिए काफी नहीं था। इस मतदान से ये साफ हो गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की युद्ध रणनीति को लेकर अमेरिकी संसद और डेमोक्रेटिक पार्टी में गहरी दरार है। ईरान के बंदर अब्बास तट के पास एक पुराना मालवाहक जहाज लूनी बीच से 2 हिस्सों में टूट गया और आंशिक रूप से समुद्र में डूब गया है। यह हादसा हॉर्मुज में ऐसी जगह हुआ है जहां इस समय सैन्य तनाव और संघर्ष जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह दुर्घटना 14 जुलाई को स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 2 बजे केशम द्वीप के उत्तर में हुई। यह जहाज 32 साल पुराना है। इस हादसे के बाद जहाज में सवार सभी 23 विदेशी चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि जहाज के दूसरे जहाज से टक्कर हो गई, जिससे जहाज के बीच वाले हिस्से को गंभीर नुकसान पहुंचा और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। स्थिति बिगड़ने पर जहाज के कप्तान ने चालक दल को तुरंत जहाज छोड़ने का आदेश दिया। अमेरिका और ईरान में जंग तेज होने से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। नए सिरे से शुरू हुए इस युद्ध ने कच्चे तेल की कीमतों में भी आग लगा दी है और तेल महंगा होने के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल पर बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में तगड़ा इजाफा किया है। इसे 7 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि टैक्स बढ़ाने का यह फैसला कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण लिया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने डीजल के निर्यात पर अब तक लागू टैक्स को 8.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर सीधे 15 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर ये विंडफॉल टैक्स 7.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर अब 14.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। टैक्स की ये बढ़ी हुई दरें गुरुवार 16 जुलाई से लागू हो गई है। हालांकि पेट्रोल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है और इसे 4 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया गया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और नवाब सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म हैवान की रिलीज डेट से मेकर्स ने पर्दा उठा दिया है। अक्षय कुमार ने खुद अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद दिलचस्प और दमदार पोस्ट शेयर करके इस बात की ऑफिशियल घोषणा की है। दोनों दिग्गजों की यह मच अवेटेड फिल्म हैवान इसी साल 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अक्षय की पोस्ट देखकर सोशल मीडिया पर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा करते हुए अक्षय कुमार ने जो लाइंस लिखी है वे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उन्होंने लिखा, एक सब कुछ देखता है, एक से कुछ नहीं छूटता, हैवानियत अब नहीं रुकेगी। इसके ठीक नीचे उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा करते हुए लिखा, #हैवान 11 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है। अक्षय के इस अंदाज ने फिल्म की कहानी को लेकर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ा दिया।
फुटबॉल के इतिहास की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता में से एक ने एक नया स्वर्णिम अध्याय लिख दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर करते हुए लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड फाइनल का टिकट पक्का कर चुका है, लेकिन मैच के आखिरी 7 मिनट में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने साबित कर दिया कि वह क्यों चैंपियन है। लियोनेल मेसी के 2 जादुई पास की बदौलत अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब रविवार को न्यू जर्सी में अर्जेंटीना की खिताबी भिड़ंत स्पेन से होगी। मर्सिडीज बेंच स्टेडियम में मैच की शुरुआत से ही दोनों देशों के फैंस के बीच जबरदस्त शोर और मैदान पर तीखा तनाव देखने को मिला। पहले हाफ में खेल ज्यादातर फाउल की वजह से बाधित रहा। तीसरे मिनट में ही एंजो फर्नांडेज के एक फाउल के बाद खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इंग्लैंड ने लियोनेल मेसी को घेर कर रखा और खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। अर्जेंटीना के मार्टिनेज और इंग्लैंड के एलियट एंडरसन को येलो कार्ड भी देखना पड़ा। सीमित मौकों के बीच पहला हाफ 0-0 की बराबरी पर छूटा।